कमाल का इत्तेफाक नहीं है ये कि 5 ही अक्टूबर को, ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है भाई, 5 ही अक्टूबर को वोटिंग है और 5 ही अक्टूबर को टक से आएगा मैसेज 2000 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है क्या? अब आपको इत्तेफाक लग रहा है गरिमा जी, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इलीगल है, इम्प्रॉपर है, तो आप चुनाव आयोग जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 11 अगस्त 2022 को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों का, यही आपकी फ्रीबी की पूरी डिबेट में जब चल रहा था, ये चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि गरीबों का पेट भरने की जरूरत है, लेकिन लोगों की भलाई के कामों को संतुलित बनाने की जरूरत है। तो रेवड़ी कल्चर ये होता है गरिमा जी, जब आप डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को पीछे रख देती हैं और सिर्फ फ्री के ऊपर वोट मांगती हैं। हम तो विकास के ऊपर वोट मांगते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो कैश फॉर वोट की बात कर रही हूँ। मैं तो इसके और बड़ा सवाल पूछ रही हूँ। मैं बताऊं कैश ये बड़ा इत्तेफाक है क्या प्रदीप? इस सवाल पर जरा सा गौर करते हुए जवाब दीजिए। क्या पहली 5 अक्टूबर को वोटिंग और 5 अक्टूबर को टक से पैसा जाएगा 2000 रुपए। और एक चीज मैं आपको फैक्चुअली बस करेक्ट करूंगा, एक सेकंड फार्मर्स के ऊपर फैक्चुअली करेक्ट करूंगा, बस 10 सेकंड का पॉइंट लूंगा। जो एनएसएसओ के हिसाब से जो 2012 के अंदर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम थी वो 6426 रुपए थी। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। जो बढ़कर आज की तारीख में पर मंथ 10,218 हो चुकी है। तो किसानों की इनकम भी बड़ी है गरिमा जी। ये फंस गया। हाँ, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। बहुत सही पॉइंट पर आ गए प्रदीप जी। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर मैं, हालांकि हम डेविएट करेंगे इस टॉपिक से, प्लीज करिए, मैं डेविएट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ जी। अगर ये जन कल्याण का मसला है कि 6000 से बढ़ाकर 10,000 आपने कर दिया, नहीं करा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कर देंगे ना? ना बोलने दे। आप जो एनएसएसओ का जो सर्वे है जिसमें कहता है कि भाई कोई एग्रीकल्चरल इनकम, हाउस होल्ड की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 2012-13 के अंदर जो थी वो 6426 रुपए थी। जो अब गवर्नमेंट की स्कीम्स जो इतनी हुई है पिछले 10 साल में, बढ़कर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 10,218 हो चुकी है। हाउस होल्ड एग्रीकल्चर इनकम 201 एमएस स्वामीनाथन कमीशन में से 200 हमने इंप्लीमेंट करी हुई है गरिमा जी। तो आप वोटर्स को ऐसे, मेरा निवेदन है, वोटर्स की सेंसिटिविटी। अब आइए ना, रुकिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं आप ही के आंकड़ों से, आप ही से सवाल पूछूंगी। आप ही ने कहा 6426 रुपए थे जी। एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम 6426 रुपए थी मनमोहन सरकार में पर मंथ जी। ये 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 दिसंबर तक दोगुनी हो जाएगी। तो हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। यानी कि तकरीबन 17,000 रुपए हो जाएगी। और आप ही ने संसदीय समिति की एक रिपोर्ट तैयार की जी। आप ही के सांसद अभी पता चले। मुझे अब मेरा सवाल पूछने दीजिए। ईयर बता दीजिए रिपोर्ट। आप ही के संसद की अध्यक्षता में, पीसी गद्दी गोदर की अध्यक्षता में संसदीय समिति बनी जी। उसने रिपोर्ट दी 2023 के शुरुआती महीनों में जी कि अभी तो हम कोसों दूर हैं दोगुने होने से। ये गड़बड़ है बाबा जी। इनकम दोगुनी होने से तो हम अभी मीलों दूर है। तो ये जन कल्याण, ये सब खोखले चुनावी वादे हुए ना। नहीं, मैं जवाब दे दूं। बोल। मैं वापस से कहूंगा, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम, एग्रीकल्चर मतलब जो हाउस होल्ड कृषि के अंदर है, उनकी जितनी इनकम 2012-13 में थी उससे इस वक्त 1.5 गुनी ऑलरेडी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम हो चुकी है एज पर एनएसएसओ डेटा। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। तो भाई हमारी इकोनॉमी का कितनी थी 2014 में? अरे इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में थी, हमारी फ्रेजाइल 5 में थी और आज टॉप 5 के अंदर हो चुकी है। 201 आज की तारीख में टॉप 5 इकोनॉमीज में हम आते हैं। बिल्कुल अब आए ना लाइन पे। और कृषि बजट जो है वो बढ़ा है। बढ़ गए तो अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप ये कह रहे हैं कि उसका हिस्सा 8,000 से बढ़कर 6,000 से बढ़कर अगर किसानों को 10,000 आप ही मान रही है ना कि किसानों का जो इनकम बड़ी है तो बड़ी है ना। अबे साले, और होने की जरूरत है, बिल्कुल होने की जरूरत है। क्या आइडियल सिनेरियो नहीं, पर क्या पहले से बेहतर हुआ है? डेफिनेटली यस। एटलीस्ट हमने कांग्रेस पार्टी जैसे थोड़ी कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी कभी नहीं हो सकती और अब झूठे वादे कर रहे हैं। हमने तो एमएसपी में 201 में से एमएस स्वामीनाथन कमीशन की 200 रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट किया। चुप कर बे कुत्ते। भाई 5 साल से आप 6,000 रुपए साल दे रहे हैं जी।
ये हरियाणा चुनाव का आप इंतजार कर रहे थे कि 10,000 रुपए की घोषणा करेंगे जब हरियाणा चुनाव बिल्कुल एट द वर्ज होगा। अब मैं बता, अच्छा हमने सर्वे किया, चुनावी है ना ये, ना मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो आप खुद कहती हैं कि भाई चुनाव के अंदर जनता का मत पता चलता है, तो हमने चुनाव में सर्वे किया, जनता ने बोला 6,000 बहुत अच्छी बात है, हमें जो है इस वक्त और ग्राउंड के ऊपर चाहिए, तो किसानों ने बोला 10,000। हमने देखा स्टेट फाइनेंसेस के अंदर हरियाणा की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर, झूठ बोलो, स्टेट फाइनेंसेस पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने पहले से ज्यादा किया, तो हमने जो किसानों ने कहा उसको वादा को इंप्लीमेंट किया। हम हिमाचल जैसा नहीं करेंगे गरिमा जी की फाइनेंसेस में, हिमाचल जैसा नहीं करूंगा। तो गेम बजाना पड़ेगा। अब आशु, पिछले 15 साल से महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए। पहली मर्तबा ऐसा है जब महाराष्ट्र के अलग और हरियाणा के अलग, और ये सियासी सरगर्मियों में खबर थी कि चाहती है महाराष्ट्र सरकार कि ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जाए तब चुनाव हो, चुनाव टले अभी। देखिए गरिमा जी, मुझसे वो बात क्यों कहलवाना चाहती हैं जो प्रदीप भंडारी, संदीप चौधरी, कृष्णा जी और आनंद दुबे को अच्छी तरीके से पता है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन नाम की चीज सिर्फ एक बिल्डिंग में सिमट कर रह गई है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। बात तो सही है। मैंने टीएन सेशन का वो जमाना देखा है जब इस तरीके के कदम उठाने पर सरकार और मुख्यमंत्रियों के टांग कांपा करते थे। किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी इस तरीके से करे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये खुलेआम चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन है, और अगर चुनाव आयोग ही उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर चुनाव आयोग के बारे में किसी तरीके की टिप्पणी करने से का कोई मतलब बचा नहीं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जहां तक आपका जो सवाल फ्रीबीज को लेकर सवाल था, देखिए इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। फ्रीबीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि सरकारों ने काम करना बंद कर दिया है। और अगर आप सिर्फ हरियाणा का उदाहरण ले लें पिछले 10 साल का, तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने के कगार पे है। समझ रहे हो? 2014 में जब खट्टर साहब की सरकार आई थी, तब उस राज्य के ऊपर कब्जा था 70,000 करोड़ का। 2019 में बढ़ के हुआ 1,85,000 करोड़, और 2024-25 के आसपास ये पहुंचने वाला है तकरीबन 3,17,000 करोड़। यानी डेट टू जीडीपी रेशियो जो 2014 में 16.23% था, वो 2023-24 में बढ़ के हो गया है 26.1%। डेट टू जीडीपी रेशियो की बात मैं कर रहा हूं। देख रहा है बिनो। यानी पिछले 10 साल में जो राज्य के ऊपर, जो हरियाणा राज्य के ऊपर जो कर्जा था वो 70,000 करोड़ था, वो बढ़ के अब 3 गुना से ज्यादा हो गया है। अरे सुधरो रे अभी तो। आपका कर्ज का हालत ये पहुंच जाती है, तभी तो आप रेवड़ियों की बात करते हैं ना। और प्रधानमंत्री जी ने तो खुद कहा था, ये जो रेवड़ी कल्चर है ये देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात। ये बात मैंने नहीं की, बल्कि उन्होंने 16 जुलाई 2022 को ग्वालियर में ये बात कही। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और आप देखिए अजीब इत्तेफाक की बात, पहले 1 अक्टूबर को वोट होने वाला था, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को वहां उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई कुछ कारणों से आप इस चुनाव को टाल दीजिए। वो 5 तारीख को टाला जाता है और 5 तारीख को ही खाते में पैसे जा रहे हैं। तो ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। सही पकड़े हैं। ये महज इत्तेफाक तो नहीं है, और इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश है कि जिस दिन वोट पड़ने वाला है उसी दिन उनके खाते में पैसा जा रहा है। ये डायरेक्ट घूस देने की कोशिश। अरे देवा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ये कह के नहीं बच सकता, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद 5 तारीख की डेट अनाउंस कर रखी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन भी इससे मुक्त नहीं हो सकता है। सही पकड़े हैं। मैंने टीएन सेशन का जमाना देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कोई मुकाबला ही नहीं है इस देश के अंदर। जिस तरीके से टीएन सेशन ने चुनाव आयोग को स्थापित करने का काम किया, आज के चुनाव आयोग ने उस स्थापना को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया। सवाल आज इस देश, आप देखिए सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते। और जो तर्क चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिया था, 20 साल के बाद जनता उस पर हंसेगी कि एक जमाने में ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे जो इस तरीके का अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। ये हुई ना बात। ये महाराष्ट्र वाला जो तर्क है आशु, ये कितना जायज तर्क है महाराष्ट्र वाला कि भाई चुनावी की मानसून है, त्योहारी सीजन है, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो सकता। खुद भी अपने वक्तव्य में किया
मानसून अगर महाराष्ट्र के अंदर तो क्या जब पिछली बार चुनाव हो रहे थे तब मानसून नहीं था? और अगर था तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आप साथ करा सकते थे ना, एक आध हफ्ते आगे पीछे कर देते। लेकिन अभी तक तो महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान भी नहीं किया गया है। खत्म।